3। जी अंकल, तो ये तो हमने आपकी डिस्कस की कि जी आपकी एजुकेशन किधर से एंड वेयर यू बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप। अब आपके थोड़ा ये जो पहले जिस तरह हमने टॉपिक शुरू किया कि कोरोना वायरस और आपके इम्पैक्ट आपके काम पे इसका क्या हुआ है, आपने हमें बताया कि अभी आप रिलीज कर रहे हैं अपनी मूवी कुल्फी, आपकी रिलीज होने वाली है, तो उसके लिहाज से कोई एसओपीज है जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, कोई इस तरह की चीज के मतलब इतने एक्टर्स एक टाइम पे आएंगे सेट पे, इतने आएंगे, ये काम इस तरह रुका हुआ है, कुछ इस तरह का मसला? नहीं, अभी तो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं एज सच। मैंने इस कोरोना का जो भी अभी 3-4 महीने फ्रॉम मार्च से टिल नाउ अभी तक हमने कोई शूट नहीं रखी टू बी सेफ साइड के यार। कोई पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी मेरी कास्ट में आधी से ज्यादा कास्ट जो है वो मेरी लाहौर से और इस्लामाबाद से है, जो एक्टर्स हैं कुछ, और कुछ कराची के एक्टर्स हैं। तो वो फ्लाइट भी बंद थी, सारा डोमेस्टिक फ्लाइट भी बंद थी, तो कोई शूट नहीं रखी। लेकिन अब हम शूट प्लान कर रहे हैं और ऑफ कोर्स उसमें जितनी भी एसओपीज हैं वो उसको फॉलो करेंगे। अभी मुझे सुनने में आता है कि कुछ लोग कर रहे हैं, ड्रामास वगैरह की शूट स्टार्ट हो गई है। जी जी जी। और वो जो पीपी उनका जो पूरा होता है, ग्लव मास्क वगैरह वो सब यूज करते हैं। लेकिन जब कैमरा स्टार्ट होता है तो डेफिनेटली वो उसको हटा देते हैं, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। तो इस तरह का है। लेकिन ड्रामा क्योंकि उनको हर वीकली एपिसोड चाहिए होता है और वो करंट प्रोजेक्ट भी उन्हीं का रन होता है, तो वो लोग कहीं प्रिक्वेशन हो रही है, कहीं नहीं हो रही है। अभी जैसे रिसेंटली कुछ लास्ट मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं यासिर नवाज, जिनके साथ मैं एक और फिल्म भी कर रहा हूँ। वो ही यासिर नवाज ही डायरेक्ट कर रहे हैं। वो कोई मिस्ट्रियस एक्शन फिल्म है चक्कर, तो वो एज अ सिनेमाटोग्राफर कर रहा हूँ। तो वो फिल्म भी हमने रोक दी थी इसी वजह से। लेकिन यासिर चूंकि उनके ड्रामेस भी चल रहे हैं, तो उन्होंने किसी ड्रामे में गए होंगे, तो वो वहां से काफी एक्टर्स को स्प्रेड हो गया। किसको था वल्लाह आलम, लेकिन उनको हुआ, फिर वो क्वारंटाइन हुए। तो ये सारी चीजें सोच के मैं रुक गया, क्योंकि मेरी फिल्म है तो मैं नहीं चाहता कि उसमें कुछ इस किस्म के, क्योंकि मुझे अभी कोई आर्टिस्ट पास नहीं, सैनमास खुले नहीं है। तो इस वजह से मैं अभी थोड़ा रुका हुआ हूँ। लेकिन ज्यादा नहीं रुक सकता। मोस्ट प्रोबेबली अगर ज्यादा हो मैं जुलाई में स्टार्ट कर दूंगा दोबारा से। तो अंकल, आपकी मूवी ये जो रिलीज होनी थी कुल्फी, दिस वाज सपोज्ड टू बी रिलीजिंग ये ईद पे आई थिंक आ रही थी, आपके जैसे वी हर्ड पोस्टर्स वगैरह से। तो कितना डिले एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इसके अंदर, मतलब यार अभी एक्चुअल तो ये है कि जो हमें सिनेमास की तरफ से जो वो हो रहा है कि पहले बकरीद तक कहा जा रहा था कि गवर्नमेंट शायद एक्सपेक्टेड है कि खोल दे, क्योंकि यूएस में काफी जो बड़े बजट्स की फिल्म्स हैं, सुपर हीरोज की 1-2 फिल्में हैं, उन्होंने अगस्त, बिल्कुल उन्होंने वो भी रिलीज नहीं हुई। लेकिन उन्होंने अभी मुझे सुनने में आया कि वो कह रहे हैं कि अगस्त में रिलीज करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली अगस्त, नहीं तो मेरे ख्याल है कि इस साल तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी अगर अगस्त में अक्टूबर में सिनेमास खुल भी जाएं तो बड़ा मुश्किल है कि लोग आए फिल्म देखने के लिए। तो ये 2021 तक ही जाएगी मुझे लगता है सारी मूवीज। इसको एज ए टीवी प्रीमियर, जो आप टीवी में चलाते हैं मूवीज वगैरह, उसका चलाया जा सके। नहीं, क्योंकि टीवी जो हमारे लोकल चैनल्स हैं, डोमेस्टिक चैनल्स हैं, या पाकिस्तान बेस्ड जितने चैनल्स हैं, वो उस फिल्म की कॉस्ट, किसी भी फिल्म की, मेरी ही नहीं, किसी भी फिल्म की कॉस्ट बेयर नहीं कर सकते वो लोग। उसकी वजह यह है कि एक मूवी की कॉस्ट में अराउंड मैक्सिमम कम से कम जो है ना 6-7 करोड़ रुपए लगते हैं पाकिस्तान में एक फिल्म बनाने के लिए। और टीवी चैनल जो है वो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अराउंड 1 मिलियन दे देंगे आपको, बस इससे ज्यादा वो दे ही नहीं सकते। तो अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास रह जाता है ओटीटी प्लेटफॉर्म। लेकिन पाकिस्तान एक बड़ा बदनसीब मुल्क है भाई, मैं क्या कह सकता हूँ। हम उनकी जी बोले आ रही है, तो क्या नेटफ्लिक्स पे अभी अनरिलीज मूवी आप पोस्ट नहीं कर सकते? नेटफ्लिक्स पे जो आई है ना अब तक, जिसमें मेरी भी एक फिल्म है बालू माई, वो भी जो मैंने शूट की थी वो भी आ चुकी है, और भी 2 वो आई है। लेकिन वो बड़े लो प्राइसेस पे उन्होंने लिए हैं हमसे,
और वो भी डायरेक्ट नहीं लिए, वो भी उन्होंने वाया इंडिया के थ्रू हमसे लिए, यानी कि वहाँ का कोई रिप्रेजेंटेटिव था, उसने उसे अपनी प्रॉपर्टी शो करके ली हैं। और अनरिलीज फिल्में वो नहीं लेते वो लोग हमसे, उनका एक अपना क्राइटेरिया है और उसको फॉलो करना पड़ता है। और फिर दूसरा कंटेंट, हम लोग शुरू में अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने उनको अप्रोच किया था और उन लोगों के साथ कुछ गलत, जो मैं समझता हूँ गलत हुआ उनके साथ, वो भी किया कुछ हमारे लोगों ने, जिसकी वजह से उन्होंने पूरे पाकिस्तान से जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट है उस पर टोटली बैन लगाई हुई है। और फिर दूसरा ये है कि जिस किस्म का वो लोग कंटेंट मांगते हैं, जाहिर है वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल भी होता है, हमारे ऊपर अपनी कुछ गवर्नमेंट की भी मॉनिटरिंग होती है, तो वो चीजें भी है। तो हमें बड़ा टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने तक, नॉट नेटफ्लिक्स जितना जितना ओटीटी प्लेटफॉर्म है, बहुत टाइम लगेगा वहां पहुंचने में। और एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि अगर आप देखें कि बॉलीवुड हॉलीवुड जो है वो काफी अर्से से चल रहा है और काफी आगे पहुंच चुका है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, तो देखा जाए तो 10 साल बाद आप फिल्म इंडस्ट्री को कहाँ पे देखते हैं? यार देखें, जो बॉलीवुड है हॉलीवुड है ना, उनको गवर्नमेंट की तरफ से उनको एक्सेप्ट किया गया है कि दैट इज अ इंडस्ट्री, प्रॉपर बिजनेस इंडस्ट्री, ठीक है, हमें नहीं किया गया। और जब तक जब तक गवर्नमेंट को इंडस्ट्री की सपोर्ट नहीं होगी ना, वो नहीं कर सकती। मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट ने उसको छूट दी हुई है इनकम टैक्स में, सॉरी कस्टम में छूट दी हुई है, 10 जगह से उनको और भी रिलीफ मिलता है, उनको बैंक से लोन मिलते हैं प्रोजेक्ट के लिए। इसी तरह इसके अलावा और भी जितनी बिजनेस इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल हैं, बड़ी हैं, फिल्म के लिए किसी भी पाकिस्तान के बैंक से, किसी भी इंस्टीट्यूट से उसे लोन नहीं मिलता है, नंबर 1। अच्छा, और मैं अब जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं, वो इस वजह से नहीं आते कि वो ये सोचते हैं कि यार अगर मैं 10 करोड़ रुपए इस फिल्म पे लगाऊं जिसका मुझे पता ही नहीं कि फिल्म चलनी नहीं है, तो वो सोचते हैं कि मैं 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेके एक प्लाजा बना दूं। सही बात है। तो ये जो सोच है ना, ये वाली जो थॉट है, ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को कभी भी ग्रो नहीं करने देगी। अभी भी जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को ग्रो कर रही है, या जिन लोगों ने रिवाइवल किया है, वो लोग हैं लिटरली, जो मैं कहता हूँ कि जिन्होंने अपने शौक की खातिर पैसा लगाया और अपने से पैशन और शौक की वजह से कर रहे हैं। प्रोफेशनल कोई भी नहीं कर रहा, क्योंकि प्रोफेशनली अगर देखें ना, बिजनेस वाइज ये एक फ्लॉप इंडस्ट्री है इस वक्त। वहां पे हॉलीवुड में यह है कि आप यकीन करें कि वहां पे अभी आप एक साइट है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप उस साइट्स पे जाइएगा, वहां पे पूरी इंडस्ट्री की डायरेक्टरी होती है, और वहां पे हर मुल्क की अपनी अपनी वो लगी हुई है कि यार आप हमारे मुल्क में आके फिल्मिंग करें, और जितना भी पैसा एक्सपेंड होगा उसका 30% रिबेट आपको मिलेगा, 40% मिलेगा, 20% मिलेगा। इवन अबू धाबी में भी है। इंडिया की जो फिल्में हैं और या हॉलीवुड की फिल्में, ये लोग उन कंट्रीज में जाते हैं, वहां जाके फिल्म शूट्स करते हैं, और वो उनको रिबेट वापस मिलता है, 30% 40% अमाउंट उनको वापस मिलता है। और वो बैंकों से ही पैसे लोन लेके जाते हैं वहां करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो भी अपना पैसा नहीं। तो उन लोगों को सपोर्ट है वहां की। और दूसरी, चले मैं पैसा एक तरफ रखते हैं, दूसरी चीजों पे आ जाते हैं। आप फिल्म उन्होंने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया इक्विपमेंट्स में, पोस्ट प्रोडक्शन में और इक्विपमेंट्स में बहुत इम्प्रूव किया उन्होंने आपको। वहां पे जितनी भी गवर्नमेंट्स है, उन्होंने वहां पे बाकायदा जितनी बड़ी कंपनीज हैं जो ये सॉफ्टवेयर बनाती हैं, जो कैमरेस बनाती हैं, उनके प्रॉपर ऑफिस है, उनके लोग बैठे हुए हैं वहां। हमारे पाकिस्तान में ये नहीं है। हमारे पाकिस्तान में कोशिश की थी कुछ कंपनीज ने आने की, लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने उसको किस तरह डैमेज किया। दूसरी बात यह है कि वहां पे अगर आप इंडिया में एक अपना कोई भी इक्विपमेंट कैमरा मंगाए, वहां ड्यूटी 2.5% है या 2% है, कस्टम ड्यूटी। यहाँ पे मैं एक प्रोफेशनल कैमरा मंगाता हूँ जिसकी कीमत होती है 20 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल। वो अगर ऑफिशियल में उसकी ड्यूटी पे करता हूँ, 50% उसकी ड्यूटी है और 20% दूसरे टैक्स लगा के वो 70% पड़ जाता है। यानी वो ऑफिशियली मैं कैमरा मंगाता हूँ तो वो 20 लाख का नहीं, मुझे 70 लाख का पड़ता है वो कैमरा। कोई भी इक्विपमेंट मंगवाता हूँ, गवर्नमेंट हमें इसमें कोई रिलीफ नहीं देती। वो अब आप बताएं कि इस पे क्या कोई बंदा इस पे गवर्नमेंट से कोई बातचीत नहीं होती, कोई इस पे बात होती है कि इसको बेहतर किया जाए, किस तरीके से काम किया जाए,
या फिर कोई चीज तंग चल रही है कि खुद जाके बंदा गवर्नमेंट से कोई लॉ इसमें बना रहे हो कि फिल्म इंडस्ट्री को एक तरह से इसको लीगल किया जाए और नॉर्मल तरीके से चलाया जाए? यार हमारे कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, वो डेफिनेटली गए थे, इंफॉर्मेशन और कल्चर वालों के पास गए थे। इवन इन सीएम वगैरह जो पुराने थे हमारे, शहबाज शरीफ वगैरह, उनसे भी मिले थे, और अभी भी फवाद चौधरी वगैरह से मिले हैं। लेकिन होता ये है कि जो पिछले थे उन्होंने तो उनको पैसे भी दिए, लेकिन वो लोग थे जो माजरत के साथ, जो हमारी पुरानी गुज्जर इंडस्ट्री के लोग थे जो वो चला रहे थे, वो लोग गए, उन्होंने वो पैसा इन्वेस्ट करने के बजाय खुद खा लिया। तो वो भी पॉलिटिकल रिसोर्सेज से गए थे। जो अब नई जनरेशन के लोग चाहते हैं कि हम तक अप्रोच करें, हमें अप्रोच ही नहीं मिलती। तो ये एक बड़ा मसला है। फिर दूसरा, आपको पता है यार, आप लोग खुद भी ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, गवर्नमेंट की, पॉलिटिक्स की क्या सिचुएशन है, यहाँ क्या हो सकता है। तो ये एक बड़ा मसला है। और मैंने तो इटली सब बिल्कुल मैंने और मेरे साथ के लोगों ने ना हिम्मत हार दी है, और हमने ये रियलाइज कर लिया कि इस मुल्क में ये इंडस्ट्री कभी भी सरवाइव नहीं कर सकती। मतलब अब हम बड़े डिसाइड हो चुके हैं इस मामले में, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलती। इवन मैं आपको बताता हूँ कि मैं कराची शहर में हूँ, मैं यहाँ पे अपनी फिल्म की शूट कर रहा था। लिटरली मैं एक स्ट्रीट पे शूट कर रहा हूँ, मुझे वहां पे डीएचए से परमिशन लेनी पड़ी। डीएचए परमिशन मुझे देता है कोई अराउंड कोई, वो मुझे देता है 40-50,000 पर आवर के हिसाब से, ठीक है। अच्छा। मैं वहां शूट स्टार्ट करता हूँ, थोड़ी देर बाद पुलिस आती है, पुलिस से मैं उनको पैसे देता हूँ। उसके बाद एक दूसरा डिपार्टमेंट आता है सीडीजी के, वो आके कहते हैं हमसे परमिशन लें। 6 डिपार्टमेंट्स को पैसे दे दे के उसके बाद मतलब हमारी हालत। आप दूसरे मुल्क जाएं, थाईलैंड जाएं, थाईलैंड में एक उन्होंने कमीशन बोर्ड बनाया हुआ है। आप उनके पास जाएंगे कि जी मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, थाईलैंड में करने आया हूँ, आपने सिर्फ उन्हीं को पैसे देने हैं, उन्होंने ही गवर्नमेंट को जो करना है वो करना है। उन्होंने आपको एक छोटी सी अमाउंट बता देनी है कि लेट्स से यार ये है, ये लमसम अमाउंट है, पूरे थाईलैंड में, पूरे बैंकॉक में आप शूट करें। इसी तरह इवन दुबई में, मैं यूएई में भी काम कर चुका हूँ। मैंने रोताना म्यूजिक वीडियोस के, उनके लिए बड़े म्यूजिक वीडियोस किए अरबिक, अगर आप मेरे वीमो की साइट पे जाएं देखें तो मैं वहां पे भी शूट कर चुका हूँ ओमान में। वहां सिर्फ एक ऑफिशियल गवर्नमेंट का करस्पॉन्डर होता है, उसको एक लेटर जाता है, वहां से एक परमिशन आती है। यहाँ पे यार आप शूट नहीं कर सकते किसी स्ट्रीट के अंदर। तो ये वो ऐसे इश्यूज है। हाँ, एक छोटा कैमरा डीएसएलआर लेके आप जाए प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने जाके खड़े होकर फिल्म बना लें, उस पे आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जहाँ प्रोफेशनली जाते हैं वहाँ एक अजाब खड़ा हो जाता है, 8 डिपार्टमेंट आपके सर पे खड़े हो जाते हैं, फलाना डिपार्टमेंट। और फिर तो ये ऐसी चीजें हैं कि जिससे पाकिस्तानी फिल्म मेकर बड़ा डिसार्ट हो चुका है कि यार किस तरह मैं फिल्म बनाऊं। जी जी, नहीं, ऑनेस्टली व्हाट आपकी जो बातें आप अभी बता रहे हैं, वी weren't aware of this because obviously हमें तो सिर्फ अपनी इकोनॉमी नजर आती है, हम इस साइड पे है नहीं अभी। तो मतलब जो आप सिचुएशन बता रहे हैं हमारी मीडिया इंडस्ट्री की, इससे तो पता लगता है कि we don't see a future of Pakistani cinema more than another 10-15 years. अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकी तो we probably might lose our Pakistani cinema. ये है, अब देखिए ना कितने सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट करके मल्टीप्लेक्सेस बनाए, वो क्या कर रहे हैं, कुछ तो अब शादी हॉल में कन्वर्ट हो रहे हैं भाई, जब ये कोविड खत्म होगा। रियली वो खत्म कर रहे हैं अपने सिनेमास, क्योंकि उनको लग रहा है पीछे भी आप लोग को फिल्म नहीं दे पा रहे हो, ना बना पा रहे हो। तो कुछ सिनेमास कराची के हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं। जब कोविड से ये खत्म होगा लॉकडाउन, तो आप देखेंगे उसमें से 50% सिनेमास खुले हुए होंगे जो सिनेमा ही होंगे, और बाकी या तो जो मॉल के अंदर है वो उन्होंने शॉप बना ली होगी। अच्छा अंकल, जिस तरह आपने पहले बताया था कि आप बिहाइंड द कैमरास काम करते हैं, तो जब आपने इंडस्ट्री में कदम रखा तो क्या आपका ये इरादा नहीं था कि मैं इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एज एन एक्टर काम करूं? आपने पहले इनफैक्ट मेंशन किया था कि आपका कुछ और इरादा था इंडस्ट्री में करने को, तो उसकी जगह बिल्कुल मेरा बिल्कुल मेरा तो था सिंगिंग का ही था, और क्या कहते हैं एक्टिंग का ही था। बल्कि मैंने जो शुरू में जब मैं आया इंटर्न, तो मैंने 1-2 म्यूजिक वीडियोस में एक्ट भी किया था। अच्छा। अभी भी मैंने बीच में मैंने एक फिल्म आई थी वजूद, जावेद शेख साहब की थी, उसमें भी एक्ट किया था ब्रिटिश, उसमें मैं टर्किश एम्बेसडर बना था। अच्छा। तो वो शौक जाता नहीं है।
करता हूँ कहीं कहीं। जी जी। तो अंकल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा काम किया आपने, बिहाइंड द कैमरास को प्रेफरेंस क्यों दी? होता ही है कि देखिए अभी भी पूरी दुनिया में कुछ ऐसे एक्टर हैं कि जिन्होंने कुछ फिल्में की, उसके बाद वो डायरेक्टर बन गए या बिहाइंड द कैमरा चले गए। जी जी। क्योंकि एक्टर्स का ये होता है कि देखिए एक्टर्स या तो जिसको बिल्कुल ही जुनून की हद तक शौक होता है ना, तो वो शाहरुख खान बन जाता है, तो ब्रैड पिट बन जाता है, ठीक है। और जो सिर्फ आता है कि मैं इंडस्ट्री में सिर्फ ऐसे ही आऊं, जरा देखूं क्या हो रहा है, हैपनिंग क्या हो रही है, तो फिर उसको बाद में जाके रियलाइज होता है कि यार कोई एक कोना पकड़ ले, ये मेरे लिए बेस्ट है। सही। तो ये है, या ये फिर ये होता है कि जो गॉड गिफ्टेड आपको कुछ, गॉड ने आपको एक हिडन सी एक वो दी हुई होती है ना, स्किल्स दी होती हैं, तो वो आपको तंग करना शुरू करती है, नॉक करना शुरू करती है, तो फिर आप ऑब्वियसली उस तरफ चला जाना शुरू हो जाते हैं, या तो एक्टर बन जाते हैं, या एडिटर, या पोस्ट प्रोडक्शन, या किसी ना किसी तरफ चले जाते हैं। नहीं, इनफैक्ट अंकल आई विटनेस्ड कि हमारी इंडस्ट्री में तो कम ही होता है, लेकिन जैसे बाहर इंडस्ट्री बॉलीवुड है, मैं इधर फरहान अख्तर का मेंशन करता चलूं कि फरहान अख्तर इज वन ऑफ द वेरी 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 टैलेंटेड एक्टर्स इंडिया के पास जो है। इनकी मूवीज लाइक भाग मिल्खा भाग है, दिल धड़कने दो है, various different movies he's acted in, but इनकी production, इनकी जो behind the screen काम है फरहान अख्तर का, his poetry and all of his other works as well is pretty fantastic. I really like it. I mean, it's quite inspirational उनकी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, फरहान है। उसके अलावा अभी जैसे एक डायरेक्टर है अनुराग कश्यप, वो एक्टिंग भी करते हैं, और जी जी। इसी तरह बल्कि रणवीर कपूर जो है बेसिकली जो ऋषि कपूर के बेटे हैं, रणवीर है समथिंग, क्या नाम है उनका, जी रणबीर रणबीर कपूर। जी। हाँ, रणबीर कपूर, ही वाज असिस्टेंट डायरेक्टर। Oh, okay. I never knew Ranbir Kapoor was an assistant director. तो आप मुझे पहली बार बता रहे हैं. I'm quite amazed. नहीं, ही वाज असिस्टेंट डायरेक्टर, और उसने काफी फिल्मों में एज असिस्ट काम किया, और देन उसके बाद वो एक्टिंग की तरफ आया। बेसिकली अगर देखा जाए ना, मैं अगर जिसको एक्टिंग भी करनी है ना, तो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, या मेरी जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि अच्छा एक्टर वो बनता है जिसको सब कुछ, यानी कि आई मीन पूरा उसे पता हो कि फिल्म बनती कैसी है, फिल्म का प्रोसेस क्या होता है, तो और जो कैमरा है, कैमरा का एंगल ये है, तो और ये लेंस है, तो मैं कितना नजर आ रहा हूँ, और मेरे कौन से एक्सप्रेशन बड़े अच्छे खासे रजिस्टर्ड होंगे। यही वजह है कि बॉलीवुड के जितने भी बड़े स्टार्स हैं, उन्होंने अपने बच्चों को पहले बिहाइंड द कैमरा डाला। जी जी। जिनमें ये टाइगर श्रॉफ भी है, ये भी बिहाइंड द जी कैमरा जी। इसने इंटेंट किया था। तो उनको बिहाइंड द कैमरा इसमें डाला ताकि वो सारी टेक्निक्स, वो जितनी टिप्स हैं, वो देख सके, सीख सके, और जब वो इन फ्रंट ऑफ कैमरा आए तो वो एक एक्सपर्ट बन चुके हो। तो जो डायरेक्ट कैमरे के पास आते हैं, जिन्होंने बल्कि एक्टिंग पढ़ी भी नहीं हो, तो उनके लिए बड़े चैलेंजेस होते हैं। या तो फिर दूसरा तरीका होता है कि आप थिएटर करें, जी जी। थिएटर करें, रेडियो करें, और फिर थिएटर उसके में बाद अंकल, थिएटर में आपका जैसे अभी ये बालू माही आपने शूट की, उस्मान खालिद भट्ट वाज अ थिएटर आर्टिस्ट हमारे पास। इतने एंड उस्मान खालिद भट्ट के ये जो बैकग्राउंड के बाकी सारे दोस्त हैं, हरीम फारूक हैं, अली रहमान खान है, ऑल फ्रॉम द इस्लामाबाद बैकग्राउंड, ये पहले कुछ खास में भी आते रहे। इनफैक्ट हमारे भी कजिन है मुस्तफा अली खान, इफ यू हर्ड अबाउट इट, बालू माही में थे साथ ही। हाँ, तो हाँ, Mustafa Ali Khan is a cousin हमारे, he's a distant relative, but he's like we meet him quite often. तो I mean इन सारों ने अपना जो शुरू किया, they started from कुछ खास, इन्होंने उधर एक्टिंग शुरू की, फिर इनका एक अपना भी यूट्यूब चैनल था, इन्होंने पैरोडीज निकालनी शुरू की थी ड्रामास वगैरह की, जैसे they got recognition। तो आपका क्या ख्याल है, स्टेज प्लेस जो है वो डू दे मेक बेटर आर्टिस्ट? जैसे एक्टर्स वगैरह आते हैं, वो आपको क्या जो पहले या तो डायरेक्टली इनटू द इंडस्ट्री आते हैं, या फिर डायरेक्टली जो फ्रॉम स्टेज प्लेस आगे इवॉल्व करते हैं, व्हाट डू यू थिंक इज बेटर? ये मेरी तो मतलब ये है कि थिएटर से आप आए ना, तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि वो एक लोगों के सामने होता है,
उसी वक्त क्विकली आपको रिएक्शन देने होते हैं आपका बिल्कुल। और जो कैमरे के होता है वो तो बेसिकली स्क्रिप्टेड होता है, ठीक है, रीटेक भी हो जाएगी आपकी। आप देखें नवाजुद्दीन थिएटर से आए, ठीक है, जी, और नसीरुद्दीन शाह थिएटर से हैं, इरफान खान इवन जो इनका अभी इंतकाल हो गया वो भी थिएटर से थे। तो आप अगर बॉलीवुड की पूरी हिस्ट्री उठा के देखें, उनके हमेशा वो एक्टर कामयाब हुआ है जो थिएटर से आया जाता था, उनमें ज्यादातर वही है। और अभी भी जितने यंग बॉयज हैं उनमें वो थिएटर से जो आ रहे हैं वो सक्सेस हो रहे हैं वो लोग। जी। तो मैं समझता हूँ कि यार थिएटर बड़ा जरूरी है, आपको रेडियो भी करना जी चाहिए। I mean we've seen acting in ये जो सर्कल मैंने आपको बताया इस्लामाबाद का जो क्रू जिसको कहते हैं ये लोग, इनकी एक्टिंग में there's potential when you see them on screen, जिस तरह मतलब they act। अली रहमान खान का स्पेशली I want to mention here कि अली रहमान खान is a fantastic actor. I really like him honestly। मुझे उनकी अभी तक जितनी भी उन्होंने ड्रामों में भी फिल्मों में भी एक्ट किया, I really like his work। अभी तक सारा जितना भी है, जनान भी हो गया, फिर इनकी अभी ये पर्ची भी आई थी, और इसके बाद भी अभी आई है, क्या नाम है, हरीम फारूक के साथ एक रिसेंटली मूवी आई थी, इमरान अली काज़मी की आई थिंक जी। तो उस लिहाज से आई थिंक माय फेवरेट करंट पाकिस्तानी एक्टर वुड बी इमरान। बिल्कुल बिल्कुल। और भी है कुछ यंग बॉयज आए हैं, थिएटर से आए हैं। मुझे एक और लड़का है, उसका नाम भूल रहा हूँ, कराची का ही है, अच्छा काम कर रहा है। और कराची के और भी जो पुराने एक्टर्स हैं जिनमें सलीम महराज है, वो थिएटर से आए हैं। शायद आप लोग पता नहीं जानते हो या नहीं जानते हो, अच्छा फेमस एक्टर है सलीम महराज। उसने एक फिल्म की थी, हाँ वो उसने एक फिल्म की थी जो ऑस्कर में नॉमिनेशन के लिए भी गई थी। तो बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि यार पहले थिएटर जरूर करें अगर एक्टिंग की तरफ आना है तो। वैसे अंकल नॉर्मली आपकी रूटीन क्या होती है, वर्क रूटीन जो आपकी है वो नॉर्मली जी वर्क एथिक जैसे बाकी फॉलो करते हैं, काफी प्रोड्यूसर्स होते हैं जिनका होता है कि जी मुझे हर चीज टाइम पे मिलनी चाहिए और इस तरह की चीजें। आप डायरेक्ट कर रहे हैं अभी मूवी, तो व्हाट इज अ सर्टेन वर्क एथिक दैट यू लाइक टू फॉलो आप जब काम कर रहे हो तो? या शूटिंग का होता ये है कि बड़ा कोशिश करते हैं हम लोग कि अपना ऑन टाइम स्केड्यूल पे हो, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। और मैं हमेशा जितने भी मेरे पास नए एंटेनी भी आते हैं, मैं उनको सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि बेटा ये वो इंडस्ट्री है लाइक फौजियों की तरह है। आपने फौजियों की तरह ही काम करना है कि अगर एक बॉर्डर पे आपको पता है कि वहां से जंग होने वाली है, तो फिर आपने नहीं देखना है कि भूख प्यास तूफान हवा, आपने खड़ा रहना है, काम अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। इसी तरह जब आते हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि यार ये वो इंडस्ट्री है, ये वो काम है कि यहाँ पे आने का वक्त तो है, जाने का वक्त नहीं है कि किस वक्त जाएंगे आप। जी तो ये बड़ा लेकिन कोशिश होती है, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि समाव किसी बार किसी भी वजह से, टेक्निकली किसी एक्टर के लेट आने की वजह से या सेट की वजह से, किसी चीज से भी डिलेज होती रहती हैं। तो पंक्चुएशन बड़ा मुश्किल होता है, मतलब अगर आपकी कोशिश कि कौन सा एक्टर जो है सबसे ज्यादा लेट आता है या उसकी कोई खास अजीब सी आदत है, वो डिफरेंस बात होता है। तुम लोग पता है क्या करोगे, मुझे इस इंडस्ट्री से निकाल दोगे अगर मैं सही बताना शुरू कर दूंगा। सारे मेरे दुश्मन हो जाएंगे, पता चला शाम में ना यहाँ पे सब खड़े हैं मेरे घर के आगे बात नहीं अंकल, we will not go, we won't go that personal, but आप वैसे बता दें कि आपने इतने सारे एक्टर्स के साथ काम किया है, तो कोई आपको ज्यादा पसंद आया हो, somebody who you really appreciated working with? जावेद शेख साहब हो गए, आप शिरोज सदवारी के साथ काम कर रहे हैं अभी। You've also been a director of production, director of photography for various other films जिनमें बहुत से अच्छे एक्टर्स हमजा अली अब्बासी और हुमायूं सईद भी हैं। तो any particular person that you're very fond of working with? यार होता ये है कि ये सारे अच्छे हैं और टाइम पे आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब इनके कोई एक दो प्रोजेक्ट साथ बैक टू बैक पैरेलल चल रहे होते हैं तो डेफिनेटली इंसान इनको भी सोने का टाइम चाहिए, इन्हें अपने घर को भी टाइम चाहिए, तो कहीं ना कहीं डिलेस आ जाती हैं।
जी ऑब्वियसली मतलब कोई मतलब अपने आप से वो नहीं करता, लेकिन वो डिलेज आ जाती है, समाओ कोई प्रॉब्लम होती है, सभी वक्त आने की कोशिश करते हैं। सबको पता है कि यार अराउंड 60-70-80 लोग जो है सब वेट कर रहे हैं उसका, तो वो होता है। लेकिन कुछ हैं और कुछ नहीं करते, कुछ जान के भी नहीं आते। अच्छा we'll keep that very very personal. जिसका है उसका है, मतलब let's not उसका bring that है on. तो वो तो अंकल विद दैट हमारा एक हमने सेगमेंट बनाया आपके साथ, यू नो, बिकॉज दिस इज लाइक अ फन, थोड़ा हम ऐड करना चाह रहे हैं इसके अंदर। तो हम आपको बेसिकली एक एक वर्ड पूछेंगे, तो आपने जो आपके दिमाग में पहली चीज आती है आपने वो आगे से हमें बोलनी है। फिर हम आपको एक लफ्ज बोलेंगे, जस्ट वन वर्ड रिप्लाई। तो मैं शुरू करता हूँ, फिर आगे हसान को समझ में आता है, फिर हसान आपसे पूछेगा। तो मेरा पहला वर्ड है सिनेमेटोग्राफी। पेंटिंग। जवानी फिट नहीं आती। ये अच्छा सवाल है। मस्ती। और कैमरा। आई। हमारे सही। शरारती लड़का। और बात कर सकते हैं हम बॉलीवुड। गरम मसाला। और बालू माही। या गोल्डन मेमोरीज। अच्छा, ज्यादा आपको अच्छी लगी फिल्म? वाज इट फन प्रोड्यूसिंग? ये अच्छी थी क्या, मतलब ज्यादा मजा आया? उसकी अच्छी बात ये थी कि मैंने अपनी लाइफ में कोई ऐसा प्रोड्यूसर नहीं देखा कि जिसने आप कोई क्रिएशन कर रहे हैं और वो उसने आगे कोई टांग नहीं लड़ाई, उसने कहा करना है करो चलो। तो दूसरा मुझे मजा इस बात पे आया कि लाहौर को जिस तरह मैंने शूट किया है, मुझे वो बहुत अच्छी शूट थी जो तो वो जिस तरह लाहौर जी बहुत परफेक्ट शूट थी वो। जी मतलब जिस तरह लाहौर रेलवे स्टेशन वगैरह दिखाया था, फिर ये जिस तरह ये मेन बादशाही मस्जिद वगैरह लेकर गए, फूड स्ट्रीट लेकर गए, मुझे ऑनेस्टली फोटोग्राफी उस जगह की, वीडियोग्राफी जो भी सिनेमेटोग्राफी उसकी was fantastic, मतलब कलर्स वगैरह इतने brightly and it was wonderful. It was a magical movie watching experience बालू माही का। मैं आपको बताता हूँ कि हमने वो शेखुपुरा में एक हिरन मीनार है जहाँ पे हमने राहत का सॉन्ग किया था। हाँ जी। और अगर वो आप लोग कभी देखने गए हो तो आप लोग कभी देखिए कि वो झील के बीच में एक डॉम है और उसके राइट हैंड पे बहुत सारा एक मतलब ट्रैक बना हुआ है, ब्रिज, और एक दूसरी तरफ ब्रिज बना है। अगर मूवी देखी है तो उसमें वो राहत का सॉन्ग हो रहा है, तो उसकी हमने 360 लाइटिंग की थी। अब यकीन करें उस दिन लाहौर के जितने भी स्टूडियोज थे, और मैं कराची से 2 ट्रक लेके गया था अपने लाइट्स के, वो खत्म हो गए। लाहौर उसमें जितनी लाइटें थी वो खत्म हो गई थी, ठीक है, और कोई तकरीबन 16 के करीब हमने बड़े हैवी जनरेटर्स लगाए थे, और 6 दिन तो उसकी सिर्फ लाइटिंग की थी हमने। और उन आग के नीचे लाइट रखने के लिए हुआ ये था कि समझ नहीं आ रहा था, रात को पानी चढ़ जाता था और वहां लाइटें कैसे रखी गई। तो हमने रावी से बोटें मंगाई, ठीक है, पहले दिन हमने बोटें मंगाई, वहां पे ट्रक में आई, बोट पानी में उतारी और उसके अंदर लाइटें फिक्स कर दी जो आज के नीचे से उसको लाइट कर रही है। उसके बाद चढ़ गया, अब बोट उधर निकल गई। तो फिर उसके बाद वहां पे एक बंदा गया, बंदे को भेजा, उसके फिर वहां पे लकड़ी की तो उसको लेटअप किया, जो कि अभी तक लाहौर में मुझे काफी लोग कहते हैं और मेरे इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि उस हिरन मीनार को जिस तरह प्रोड्यूसर ने उसे पैसा खर्च करके उसे सजाया और जो तुम लोगों ने अपना एफर्ट्स किया, अब कोई नहीं कर सकता उसे, उससे ज्यादा उसको हसीन नहीं बना सकता कोई। With that being said, Uncle, आपका obviously time pressure है, तो we won't take more of it. We would end the interview here. जाने से पहले हम मैं ये पूछना चाहूँगा कि जाने से पहले there's a couple of questions me and Hassan would like to ask you, just a couple more. Hassan पूछेंगे।
मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कोई बंदा हमारी इस पॉडकास्ट को देख के आपको अप्रोच करता है या फिर वो चाहते हैं कि आपके साथ किस तरीके से वो इन्वॉल्व हो सके आपकी प्रोडक्शन हाउस में इस तरह के, तो उसके लिए क्या स्टेप्स होंगे फॉलो करने के उसको आपके साथ भी काम करना? या बिल्कुल, मैं फील फ्री ओपन हूँ। कोई भी स्टूडेंट आना चाहे, कोई भी हो, वो आए, बिल्कुल आए मेरे साथ। मेरे जो भी प्रोजेक्ट है उसमें इंटर्नशिप करे। बस ये है कि उसको हावनो होनी चाहिए फिल्म मेकिंग की, और अगर उसने फिल्म मेकिंग नहीं भी पढ़ा लेकिन उसका अपना शौक होना चाहिए। ये मैं फिर बार बार कहूँगा कि ये जो काम है, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे सिनेमाटोग्राफी हो, जब तक आपको शौक नहीं है ना, आप इस इंडस्ट्री में सरवाइव नहीं कर सकते। व्हाटएवर, आप डिग्री लेके आ जाओ, कुछ भी आ जाओ, माँ बाप ने भी जबरदस्ती भेज दिया आपको, लेकिन जब आपको शौक नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो शौक होना चाहिए। आपने कुछ काम किया, आए मेरे पास अभी भी प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके बाद भी मैं एक दूसरी, इंशाल्लाह ये हालात सही हो जाए तो एक दूसरी शुरू कर रहे हैं हम। तो आई मुझे इंटेंट कर, और मैं अगर कोई आउट ऑफ स्टेशन है, हम लाहौर आते हैं प्रोजेक्ट करने, आए मुझे ज्वाइन करें, मुझे अपना CV दें, मेरे नंबर हैं, मेरा पेज है, उस पर मुझे इनबॉक्स कर दें जी। अंकल, एनी मैसेज फॉर द करंट यूथ जो अभी मतलब आपको देख रही है या हमारी पॉडकास्ट देख रही है, एनीवन हु इज एस्पायरिंग टू बिकम अ सिनेमाटोग्राफर, कोई एक मैसेज आप एक लाइन में देना चाहें तो? बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि अब देखें, हम जितने भी पुराने हैं, जितने भी एक्टर्स के भी अहमद तुमने नाम ली है, या मैं हूँ, और जितने भी है ना, हमारी एक एज है, एक हम उसके बाद जाके खत्म हो जाएंगे। नए आइडियाज की, नए कंटेंट की बड़ी जरूरत है हमारे पास, नए राइटर्स की बड़ी जरूरत है इस इंडस्ट्री को। आए, अपनी किस्मत आजमाएं। आपको 6 जो लगे बंदे प्रोडक्शन हाउसेज हैं या पुराने ट्रेडिशनल लोग हैं, वो आपको इनकरेज करेंगे, लेकिन उन 6 के बीच में 2 लोग ऐसे हैं जो आपको पुश करेंगे, आगे लेके जाएंगे। जी जी, हिम्मत कभी ना हारें, आगे आए, नए आइडियाज लेके आए। पुराने जो आप बचपन से देखते आ रहे हैं उसको खत्म करें, क्योंकि अब जो डिजिटल एरा स्टार्ट हो गया है, OTT जिसे हम कहते हैं, ये नेटफ्लिक्स वगैरह जितने भी किस्म के हैं, वो नए कंटेंट पे बड़ा देखते हैं। उन्होंने अपना एक जॉनरा बना लिया है, एक अपना, तो रियलिज्म बड़ा जो है ना उस पे, तो नए आइडियाज के साथ आए, नई थॉट के साथ आए, क्यों नहीं आप कामयाब होंगे, जरूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह जी। With that being said, अंकल, thank you so much for your time. आपने आके हमारे पॉडकास्ट में हमें इधर बहुत मतलब इज्जत दी। हम आपको बहुत मतलब we're very grateful that you came here. आप जैसे बड़े इंडस्ट्री में for so many years, तो हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि हमारे पहले पॉडकास्ट में we finally got to show someone who works behind the screen, behind all the magic we see on the screen. So thank you so much for coming again, uncle. And we hope to see you again once we get big. Inshallah, हमारा भी टाइम आएगा किसी ना किसी दिन, तो आपसे दोबारा एक बार इंटरव्यू करेंगे। Definitely. Inshallah. चलो ठीक है, thank you so much. Gee, everyone, so this was Mr. Salim Karim Dad. We're honored to have him on our podcast. As you've seen, he's a very humble personality, and we're so thankful that he came on, because usually when एक बंदा इतने साल से इंडस्ट्री में हो, तो बड़ा काम करते हैं, and they're so busy and they don't really have time. And plus हमारे जैसे, because we're amateurs right now and we've just started a YouTube channel, तो इन लोगों को होता है कि most लोगों को होता है कि जी क्या नाम है, since they've just started, let them mature enough to have a proper interview. But Uncle Ka, we want to thank him because he gave us a chance. He gave us a chance to talk about his story, what his life has been like, and what he's trying to make out of the media industry. आजकल अपना जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से. तो as you've heard his views, I hope you liked the video and you had as much fun watching it as much as we did. So yeah. और मैं ये कहना चाहूँगा कि इन द एंड हम लोग एक तो पहले बहुत शुक्रिया अंकल का कि अंकल ने हमें एक स्पेशल तरीके से अपनी मूवी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी, जो मेरे ख्याल से अभी तक इंटरनेट पे कहीं नजर नहीं आएगी, तो मैंने बहुत रिसर्च की थी इस बारे में। लेकिन दूसरी बात ये है कि डू सपोर्ट अस ऑन इंस्टाग्राम, हमारा इंस्टाग्राम पेज है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन होगा,
और अंकल के फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन होगा, उसको भी आप फॉलो करें, हमें भी फॉलो करें और इस फैमिली को थोड़ा सा ग्रो करें ताकि थोड़ा सा अच्छा कंटेंट बन सके। और इंशाल्लाह इन अपकमिंग वीडियोस हम लोग इसी तरह कंटेंट लाते रहेंगे। बस आप लोगों का है कि सपोर्ट करते रहें। बाकी फ्रॉम द बबल जोन इट्स ओवर एंड आउट। अल्लाह हाफिज़।